Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर सबका स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, as you know that in coming time there are lots of coming competitive exams and so many students are going to appear in these examinations. So first of all, very congratulations for all those students who are going to participate in those examinations. फ्रेंड्स, निकट भविष्य में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को जो इन परीक्षा में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, एक बार फिर जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, क्योंकि इस चैनल में ना केवल इंग्लिश से संबंधित वीडियोज आपको मिलेंगी बट कुछ जीके से संबंधित भी आपको अच्छी वीडियो जो है आपको मिलेंगी, जो आपके हर प्रकार के परीक्षा के अंदर आपके लिए जो है एक सफलता का साधन बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार उन सभी फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसे और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा विषय है वो हमारा विषय इंडिया जीके से संबंधित है, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने बताया है कि हिस्टोरिकल बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, की भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसके, और वो किस वर्ष लड़ी गई, कितने वर्ष तक वो लड़ाई चली और उसके अंदर कौन कौन सी सेनाएं शामिल थी, उसका परिणाम क्या रहा, ये सब बातें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। और तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है आप देख सकते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं तराई की लड़ाई से, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर बिल्कुल अंतिम दशक के अंदर लड़ी गई थी। पहली लड़ाई तराई की, या तराइन जिसको हम बोल सकते हैं, कि पहली लड़ाई 1191 में हमारे जो चौहान वंश के एक बहुत ही बहादुर जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान और अफ़गान शासक मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई ये हुई थी। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से रौंद दिया था और वो अपनी जान की भीख मांगी। और यही हमारी जो है कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की गलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। और उसी का परिणाम ये निकला कि 1192 में अगले वर्ष फिर उसने कुछ भारतीय गद्दार राजाओं की सहायता से उसने दोबारा फिर भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है पहले की तरह जो है लड़ नहीं पाए। हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी कुछ सेना जो है वो इतना उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो एक वर्ष के अंदर ही दोबारा हमला कर देगा। और नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर तराई के मैदान में 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और उसे वो अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया। तो ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से मानी जाती है। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के समाप्ति के बाद मोहम्मद गौरी यहीं तक नहीं बैठा, बल्कि उसने फिर 1194 में जो उसने जयचंद को अपना एक प्रतिनिधि बनाया था, या उसका एक कठपुतली राजा था, उस पर भी उसने हमला किया। और चंदुआ का युद्ध 1194 के अंदर हुआ और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने चंदवा के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया और वो इस प्रकार से अपने इस साम्राज्य को अपने अंदर करने में कामयाब रहा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी बारी अगली लड़ाई आती है, जो मशहूर 3 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उनमें से सबसे पहले यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में शुरू हुई, यानी 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई, पानीपत का पहला युद्ध जो है वो अफ़गान शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोधी, जो उस समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोधी, उसके बीच पानीपत के मैदान में 1526 में लड़ाई हुई। और इस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और उसके बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी पानीपत की प्रथम लड़ाई से। इसके बाद बाबर ने अपने जीवन में 3 और मुख्य युद्ध किए। उसके बाद इसने दूसरा युद्ध 1527 में
दूसरा युद्ध खानवा या कन्हा का युद्ध था 1527 में, जिसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया 1527 में। और इसके बाद बाबर ने एक और युद्ध उसे लड़ना पड़ा जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जहां बाबर ने वहां चंदेरी के शासक जो वहां के जो राजा थे मेदिनी राव, तो मेदिनी राव को उन्होंने इस युद्ध में पराजित किया। और उसके बाद बाबर ने अपना अंतिम युद्ध जो है 1529 में लड़ा था, घाघरा का युद्ध जिसे कहा जाता है। 1529 में बाबर ने अफ़गानों को पराजित कर कर भारत में पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो युद्ध का हम जिक्र कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं चौसा का युद्ध, कि बाबर के बाद जो बाबर का बेटा था हुमायूं, जो राजगद्दी पर बैठा था, यानी मुग़ल साम्राज्य का दूसरा जो है राजा था, वो अब बाबर की तरह मजबूत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कमज़ोर जो है वो शासक साबित हुआ। और चौसा के मैदान में 1539 में एक और शेर अफ़गान जो है या अफ़गानी शासक शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया और कहता उसे वहाँ से भगा दिया। और लेकिन एक बार फिर जो है हुमायूं ने अपनी सेना इकट्ठी की और कन्नौज का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1540 में। 1540 में कन्नौज का दूसरा युद्ध फिर एक बार शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, लेकिन इस बार भी हुमायूं जो है वो पराजित हुआ और उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वही समय था कि जब हुमायूं यहाँ से भागकर शरण लेता हुआ अमरकोट, पंजाब में अमरकोट के राजा के पास पहुँचा, वहाँ उसने शरण ली। और वहीं 1542 में अकबर का जन्म भी अमरकोट के राजा के घर में ही 1542 में अकबर का जन्म भी वहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स ले चलिए हम आगे लड़ाई की तरफ चलते हैं। तो कन्नौज के युद्ध के बाद फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, यानी कि जो मशहूर युद्ध था पानीपत का, दूसरी लड़ाई जो है पानीपत की लड़ी गई 1556 में। इस समय जो ये लड़ाई लड़ी गई थी वो हुमायूं का जो बेटा था अकबर, जो कि अकबर और दिल्ली का उस समय जो सुल्तान कह सकते हैं उसका प्रतिनिधि हेमू जो था, उसके बीच ये लड़ाई लड़ी गई। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और बदकिस्मती से मैं कह सकता हूँ कि इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई और अकबर की इसमें जीत हुई। फ्रेंड्स इसके बाद जो मशहूर युद्ध भारत में जो जिसका नाम लिया जा सकता है, मशहूर बहुत ही फेमस युद्ध है, वो तलीकोट का युद्ध माना जाता है। तलीकोट का युद्ध दक्षिणी भारत के अंदर तलीकोट का युद्ध माना जाता है, जो 1565 में लड़ा गया था। और ये तलीकोट का जो युद्ध था वो विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण बना। अर्थात कह सकते हैं कि तलीकोट के युद्ध के बाद ही जो दक्षिणी भारत का एक बहुत ही मजबूत सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य माना जाता था, उसका अंत हो गया तलीकोट के युद्ध के बाद 1565 में। फिर बात आती है हमारी हल्दी घाटी का युद्ध। भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रमुख युद्ध माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में अकबर और भारतीय महान सेनापति, यानी कि भारतीय महान और बहुत ही बहादुर राजा महाराणा प्रताप के बीच जो है ये लड़ाई चलती रही। और अकबर कहता है कि अपने अंतिम प्रयास तक महाराणा प्रताप को पराजित करने में या उसको पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततम कहता है कि वो इसका अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हुआ। और निसंदेह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जो है नाको चने चबा दिए थे। इसके बाद जो लड़ाई का या जो युद्ध का मैं बात कर रहा हूँ वो युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है और भारतीय इतिहास में यानी भारत में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है, नए काल की शुरुआत माना जाता है। वो युद्ध था हमारा प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। 1757 में प्लासी के मैदान पर अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम, उसने गद्दारी की, वो जाके अंग्रेज़ों से मिल गया, जिसका परिणाम ये निकला कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और अंग्रेज़ इस युद्ध में जीत गए। और ये बात भी मैं बता दूं कि प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास का बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी राज्य
स्थापित करने का रास्ता खुल गया था। कि किस्म कह सकते हैं दैट वाज द गेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू एस्टैब्लिश इन इंडिया, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआत का ये एक गेटवे था जो कि अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके खोल दिया था। इसके बाद एक और युद्ध जो है वो मशहूर युद्ध भारत के ज़मीन पर जो लड़ा गया था वो था वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। देखिए फ्रांस और इंग्लैंड की जो दुश्मनी है वो कहीं छुपी नहीं है कि आपको पता है कि यूरोप के बीच भी सप्तवर्षीय युद्ध चला था। तो वही यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी तो दोनों का टकराव, हितों का टकराव भारत में भी हुआ। और क्योंकि दक्षिणी भारत पर ज़्यादातर हिस्सों में फ्रांसीसियों का कब्जा था तो उसका एक छत्र राज करने के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में वाडीवास के स्थान पर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग वर्चस्व जो है वो समाप्त हो गया। और फ्रेंड इसके बाद नंबर आता है बहुत ही निर्णायक और तीसरी लड़ाई, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई का जिक्र 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और भारतीय जो मूल के वंश थे मराठे जो है, बहुत ही एक जो मजदूर बहादुर कौम मानी जाती है, मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर भी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और भारत में जो है एक बार फिर मुस्लिम शासकों का दबदबा कायम हुआ। फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है हमारी बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई भी प्लासी की लड़ाई की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो कि अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के मामले में एक कदम और आगे उन्होंने स्थापित किया। 1764 में बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच। मीर कासिम देखिए याद अब अगर हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लासी की लड़ाई में मीर कासिम वो व्यक्ति था जिसने कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था अपने राजा जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करके। उसका इनाम ये मिला था कि अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को अवध का नवाब बना दिया था। बट क्योंकि अंग्रेज़ तो केवल जो है कठपुतली चाहते थे और उन्होंने इसको भी नहीं बख्शा। 1764 में मीर कासिम के विरुद्ध भी युद्ध की शुरुआत कर दी और बक्सर के स्थान पर मीर कासिम को भी पराजित कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है रुहेला का युद्ध 1774। एक्चुअल में रुहेला जो है एक रुहेलखंड का जो एक प्रदेश था जहाँ बहुत सारे रुहेले जो है वो निवास करते थे। और वास्तव में ये युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो था उसने रुहेलों के विरुद्ध एक ये विद्रोह को दबाने के लिए ये एक अभियान चलाया था। और ख़ास तौर से बताया जाता है कि अंग्रेज़ों का भी शुजाउद्दौला का पूरा सहयोग था क्योंकि रुहेले अंग्रेज़ों के लिए भी खतरा बन रहे थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है शुजाउद्दौला को उत्साहित किया, उकसाया कि वो इनके विरुद्ध अभियान चलाए। और 1774 में अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, उसने रुहेलों के विरुद्ध जो है 1774 में ये अभियान चलाया था जिसे रुहेला का युद्ध कहा जाता है। अब बात फिर हम दक्षिण भारत में अगर चलें तो दक्षिण भारत के अंदर अब बात आती है प्रथम मैसूर युद्ध की। तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था अंग्रेज़ों के साथ और हैदर अली की जो है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में हैदर अली की पराजय हुई। इसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध फिर एक बार जो है दूसरा मैसूर युद्ध हुआ जो 1780 से 1784 के बीच चला। अब ये युद्ध जब मराठों और हैदर अली के बीच चला था, हैदर अली की इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के जो पुत्र था टीपू, उसने जो है मराठों के साथ संधि कर ली और इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद ही तीसरा मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच और इसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई। इसके बाद एक और युद्ध की जिक्र आता है भाई खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध एक काफ़ी एक बड़ा युद्ध माना जाता है कि उस समय जो है 1795 में ये खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में निज़ाम जो था हैदराबाद का निज़ाम काफ़ी ताकतवर मानता था अपने आप को। उसने मराठों ने उसे चारों तरफ से घेर कर इस प्रकार से उसकी हालत कर दी कि उसे मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और खुर्दा के युद्ध के अंदर ही निज़ाम की जो है करारी हार हुई मराठों के हाथों। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं आगे मैसूर का चौथा युद्ध। मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसके अंदर ही युद्ध के दौरान वो मारा गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये
चौथा युद्ध था और मैसूर का चौथे युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, जो 1799 में टीपू सुल्तान की हार के साथ ही मैसूर राज्य का भी अंत हो गया। इसके बाद फ्रेंड आता है द्वितीय मराठा युद्ध। ये युद्ध 1803 से 1805 के बीच से चला, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इसके बाद तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच चला, जबकि अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ाई चली और इस युद्ध के बाद भारत से मराठों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसके बाद फ्रेंड एक और जो युद्ध, हालांकि छोटा युद्ध है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे भारतीय इतिहास में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, वो था चिलियन वाला युद्ध या चिलियन का युद्ध। 1849 में अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में ये युद्ध हुआ था। बहुत ही बहादुरी, सिख जो है बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों की एक संगठन सेना जो संगठन था वो काफ़ी मजबूत था, उनके पास काफ़ी मजबूत जो उनका जो एक संगठन था, जिसकी वजह से सिख जो है कामयाब इस युद्ध में नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास में, तो 1857 का जब जिक्र आता है तो ये आता है कि ये वो समय था जब भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहली बार अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें लगभग सभी भारतीयों ने जो है बढ़ चढ़कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी नाखुशी और अपनी आज़ादी की मांग का एक उल्लेख किया। पहली बार जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुलकर जो है वो लोग सामने आए, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद 1947 के बाद भी भारत युद्धों से अछूता नहीं रहा और हमारे बदकिस्मती से हमें जो है ऐसे पड़ोसी मिले हैं जो किसी न किसी कारण अकारण भारत के साथ उलझते रहते हैं। हालांकि आज तक का इतिहास है कि भारत ने कभी किसी दूसरे देश के सीमा में कभी कोई आक्रमण नहीं किया, ना हमने कभी किसी देश की सीमा का उल्लंघन किया, ना हमने कभी किसी पर कोई आक्रमण किया। किंतु जो है ये हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो बदकिस्मती से इस प्रकार के जो है कारनामे करते रहते हैं। तो भारत 1947 आज़ादी के बाद भी कई युद्ध झेल चुका है, जिनमें सबसे पहला जो है जो दगा या कह सकते हैं धोखा जो है चीन ने दिया था 1962 में भारत पर आक्रमण करके। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले ही हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगा था, जवाहरलाल नेहरू और चीन के शासक के बीच पंचशील का समझौता हुआ था, लेकिन चीन दुनिया में एकमात्र एक ऐसा देश है जो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता और जो है इसने भी जो है दगाबाजी की और भारत पर जो है 1962 में हमला कर दिया। फ्रेंड्स, इस भारत चीन युद्ध के बाद ही 3 वर्ष के बाद ही एक और हमारा कुटिल पड़ोसी, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का ही एक अंग जो निकल कर जो दूर अलग निकला, उसी ने ही 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारत पर हमला कर दिया, और वो देश था हमारा पाकिस्तान। तो हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मुँह की खानी पड़ी और इस युद्ध का अंत भी पाकिस्तान की पराजय के साथ हुआ। फ्रेंड्स, अगला युद्ध फिर एक बार पाकिस्तान ने उससे सबक नहीं लिया, बल्कि 1971 में फिर इस प्रकार की कार्रवाई उसने उकसाने वाले शुरू की कि भारत को भी जो है मजबूर होकर उसका सामना करना पड़ा। और 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस बार का ये युद्ध बांग्लादेश को लेकर था। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जो पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, तो वो एक बांग्लादेश के नाम से एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश के रूप में नया जो है भारतीय दुनिया के मानचित्र पर पैदा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि 1971 के युद्ध का परिणाम था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी और बहुत सारे कई हजार सैनिकों ने जो है वो आत्मसमर्पण भी किया। फ्रेंड्स, इसके बाद भी पाकिस्तान इतने युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने कभी सबक नहीं सीखा और उसने एक बार फिर जो है 1998-99 के अंदर हमारे सीमा में घुसपैठ की और हमारे देश के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने की नाजायज़ कोशिशें की, जिसे भारतीय सेना ने बहुत ही सफलतापूर्वक विफल कर दिया और इसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है।
फ्रेंड्स, कारगिल का युद्ध जो है वो दुनिया का सबसे कठिनतम युद्धों में से एक माना जाता है। हालांकि इस युद्ध में भारत की बहुत सी जन धन की हानि भी हुई, लेकिन भारतीय वीर सैनिकों के सामने पाकिस्तान की इस बार भी नहीं चली और उसे एक बार फिर उनके घुसपैठियों को, उनके सैनिकों को, जो कि उनके जो सैनिक थे जो घुसपैठिए के रूप में भारतीय सीमा में दबे पांव घुसपैठ करने के लिए आए थे, उनको मुंह की खाकर वापस जो है अपने लौट वतन की तरफ भागना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इस लेसन में भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारी जो मैंने जुटाई है, जो आपके सामने रखी है, ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर एक दो क्वेश्चन भारतीय इतिहास में युद्धों से, लड़ाइयों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस लेसन में मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको एक अच्छे से तरीके से इसकी एक प्रॉपर तरीके से आप एक सीक्वेंस के ज़रिए आप इन युद्धों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकूँ। और ये मेरा प्रयास था, एक छोटा सा प्रयास था, कि उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको इसी प्रकार की और वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियोज़ के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए सुंदर सर क्लासेस में मेरे साथ। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।